सभी। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच नरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी यूट्यूब मेरे परिवार का जो यानी कि जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रिपोर्टेड स्पीच की जो पहली वीडियो डाली थी, हालांकि इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक बार फिर मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आपको कुछ बातें बता रहा हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछी जाने वाली सभी प्रश्नों का जवाब आप बहुत आसानी से देंगे। और इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक भी पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और ये एक आपको अच्छे से जानते हैं सभी सारी चीज़ों को, तो चलिए देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कुछ चीज़ें मैंने बता दी थी रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, जो पहली वीडियो थी, हालांकि वो इतनी अच्छी नहीं बनी थी लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे से देखा और बहुत अच्छे से सपोर्ट दिया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसके अंदर मैंने बताया था आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कि टेंस चेंज कैसे करना है, टेंस का टेबल बनाया था। टेबल के अंतर्गत हम मेरे पास पास्ट का जो फॉर्मूला है उसको हम पास्ट में बदल देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसी चीज़ को आगे जाने से पहले एक बार मैं उसका बेसिक थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो प्रश्न जो आने वाला है, वो जो प्रश्न जो हमारे पास आएगा वो डबल क्लोज में होगा। किसमें होगा? डबल क्लोज में। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हरी सेड टू मोहन, हरी सेड टू मोहन इन्वर्टेड कोमा यू वर WATCHING वाचिंग टेलीविजन टुडे, और ये इन्वर्टेड कोमा बंद। इस प्रकार से हमारे पास ये प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न दिया गया है ये दो भागों में है, दो भागों में मतलब डबल क्लोज के अंतर्गत दिया गया है। मैंने नीचे लिखा है तो आगे तक नहीं है। तो इन्वर्टेड कोमा जो ये लगा हुआ है, इस इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला जो वर्ग होता है इसको हम आरवी कहते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ग होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ग, यानी कि इसे शॉर्ट में हम आरवी से प्रदर्शित करेंगे। और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि हम इसमें जो पढ़ते हैं ना आरएस, हम इसमें जो पढ़ते हैं तो हम इसमें एक ही चीज लिखते हैं कि किसी भी डायरेक्ट के वर्ग को इनडायरेक्ट में बदलते समय मुख्य रूप से तीन परिवर्तन करते हैं। किसमें करते हैं? आरएस के वर्ग में। मुख्य रूप से जो तीन परिवर्तन करते हैं वो आरएस के वर्ग में होते हैं। आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर जो तीन परिवर्तन होंगे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो तीन परिवर्तनों में मैंने आपको बताया था, एक तो था टेंस रिलेटेड, और एक था दूसरे नंबर का प्रोनाउन, प्रोनाउन रिलेटेड, और तीसरे नंबर का था टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड। तीन प्रकार के परिवर्तन होते हैं: समय दूरी संबंधी परिवर्तन, सर्वनाम संबंधी परिवर्तन और टेंस संबंधी परिवर्तन। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ पहले वीडियो में, उसे आप जाकर के देख सकते हैं, वो पहली वीडियो है। हालांकि उसका पिक्चर क्वालिटी थोड़ा ठीक है लेकिन बहुत अच्छे से उसे समझाया गया है। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पर, यानी प्रोनाउन रिलेटेड चैप्टर पर हम बात करने वाले हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक रहेगा दूसरे नंबर पर, उस पर लिखो प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पर, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, यानी आरएस के वाक्य में दिए गए प्रोनाउंस को हम किस प्रकार से बदलते हैं। और आरएस के वाक्य में जो प्रोनाउन आते हैं जब हम उन्हें बदलेंगे तो ध्यान देने की बात यह है कि प्रोनाउन चेंज करते समय हमें सारी प्रकार की चीज़ों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो प्रोनाउन बदलते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो प्रोनाउन को समझो। प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम। प्रोनाउन को समझो। प्रोनाउन बदलने से पहले प्रोनाउन को समझो। प्रोनाउन का मतलब क्या है? सर्वनाम है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है? सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? यानी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर काम कैसे आते? जैसे मैंने लिख दिया कि जैसे राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल डेली, he is very
इंटेलिजेंट बॉय, ही रेस्पेक्ट्स एवरी वन। वाक्य को जब हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने 2 लाइनें लिखी, तो मैंने लिखा है राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। जैसे यहाँ पर राम शब्द क्या है, राम शब्द है नाउन, राम शब्द क्या है, नाउन है। अब राम शब्द नाउन है, लेकिन दूसरा जो वाक्य यहाँ पर दिया गया है, दूसरा आगे का जो क्लोज यहाँ पर आया है, तो दूसरे क्लोज में आए हुए पर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद क्या दिया गया है, ही। उसके बाद क्या दिया गया है, ही। अब हम इसकी जगह पर वाक्य को ऐसे भी लिख सकते थे, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम गोज टू स्कूल डेली, ही राम इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, राम रेस्पेक्ट्स एवरीवन। तो राम शब्द की पुनरावृत्ति, राम शब्द की फ्रीक्वेंसी को खत्म करने के लिए उसके स्थान पर, यानी इसके स्थान पर हमने कौन सा प्रोनाउन यूज कर दिया, कौन सा प्रोनाउन यूज कर दिया, हमने ही प्रोनाउन यूज कर दिया। तो प्रोनाउन जब वाक्य में आते हैं तो प्रोनाउन को बदलना कैसे, हालांकि प्रोनाउन की जगह पर प्रोनाउंस ही आएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट किस प्रकार से लिखे जाएंगे, वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है और वीडियो को एंड तक देखना है, लगातार स्किप नहीं करें और देखते रहें किस प्रकार से हम चुटकियों में सीखेंगे, किस प्रकार से प्रोनाउन टेबल को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे जो कि प्रोनाउन चार्ट होता है। क्या होता है, प्रोनाउन चार्ट होता है। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, और वो जानकारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जानकारी क्या है, प्रोनाउन को समझने के लिए प्रोनाउन का सीधा संबंध किससे होता है, पर्सन से। किससे होता है, पर्सन से। पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। यानी कि प्रोनाउन कौन होते हैं, यानी व्यक्ति होते हैं, यानी व्यक्तियों को लिखा जाता है। व्यक्ति बात करने वाला, व्यक्ति सुनने वाला, व्यक्ति जिसके बारे में बातें की जाए। तो यहाँ पर उन व्यक्तियों को जो बांटा गया है, उन व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रोनाउन प्रोनाउन को जो बांटा गया है वो पर्सन्स में, व्यक्तियों में बांटा गया। तो एक तो है हमारे पास फर्स्ट पर्सन, दूसरा है हमारे पास सेकंड पर्सन, तीसरा है हमारे पास थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के पास 2 लोग हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन के पास एक व्यक्ति है जिसका नाम है यू, और थर्ड पर्सन के पास जैसे ही, सी, इट, दे और नेम भी आते हैं, लेकिन नाम तो नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें बांटा गया है। ध्यानपूर्वक देखें, जो मैंने लिखा है रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन हैं, ये सभी परिवर्तन जो चल रहे हैं ये पर्सन्स यानी व्यक्तियों में डिवाइड होते हैं, और ये व्यक्ति हमारे सामने लिखे हुए हैं। अब मैं आपको इन व्यक्तियों को कौन कौन से केस में, कौन कौन से फॉर्म में रखा गया है, मैं आपको इस सारणी के इस टेबल के माध्यम से बता रहा हूँ। चार्ट है ये, प्रोनाउन चार्ट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव फॉर्म। यहाँ पर लिख रहा हूँ पोसेसिव फॉर्म, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यानी समझो आप इस चीज को कि सब्जेक्टिव फॉर्म यानी सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले सभी कर्ताओं को यहाँ पर लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी कि ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले सभी कर्ताओं को इस कॉलम में लिखा जाएगा। पॉसेसिव फॉर्म यानी ऐसे प्रोनाउन जो कभी अकेले नहीं आते हैं, उन सभी कर्ताओं को इस तीसरे नंबर वाले यानी बीच वाले कॉलम पर लिखा जाएगा। ये हम अपने साथ कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई नाउन जरूर लेकर के आएंगे, ये कभी अकेले नहीं आएंगे। नाउन प्रोनाउन एक साथ होंगे यहाँ पर। तो देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले जो सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर लिखा जाने वाला जो प्रोनाउन होगा उसको हम पर्सन में लिखेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएंगे आई और वी। हो गया सब्जेक्ट में। उसके बाद हमारे पास सेकंड पर्सन में आने वाला जो प्रोनाउन है वो हो जाएगा हमारे पास यू। और उसके बाद तीसरे नंबर पर यानी कि थर्ड पर्सन में आने वाले जो लोग हैं जिनके बारे में बातें की जाती हैं वो होते हैं ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट और दे लिखा हुआ है साफ तरीके से। सब्जेक्टिव फॉर्म यानी कि सभी प्रोनाउन यानी आई कर्ता के रूप में आएगा, वी कर्ता के रूप में आएगा, यू कर्ता के रूप में आएगा, ही, सी, इट, दे ये सभी सब्जेक्ट के रूप में यानी कर्ता के रूप में आएंगे। अब इनका पोसेसिव फॉर्म लिखते हैं। पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार सूचक सर्वनाम होते हैं। अधिकार सूचक यानी उनके ऊपर एकाधिकार रहता है उन चीज़ों का, तो अधिकार सूचक प्रोनाउन होंगे। यानी हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, मेरा, मेरी, उसका, उसकी, तो ये पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे।
तो यहाँ पर लिखेंगे आई का जो इसको सेकंड फॉर्म आ जाएगी, इसके लिखेंगे माई, वी का हो जाएगा वी का होगा ओवर, उसके बाद हो जाएगा योवर, उसके बाद हो जाएगा हिज, सी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट्स और दे का हो जाएगा देगा। ये सभी प्रोनाउन ऐसे हैं जो कभी भी अकेले नहीं आते हैं, इनके साथ कोई ना कोई वर्ड जरूर आएगा, वर्ड या फ्राज जुड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, यानी यहाँ पर लिखे जाने वाले प्रोनाउन कर्म के रूप में आएंगे और कर्म हमेशा कहाँ होता है, मेन वर्ब के बाद मिलता है। यानी मेन वर्ब के बाद सीधा सा बात है मेन वर्ब, यानी कि सेंटेंस में दिए गए मेन वर्ब के बाद हमको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट भी हमारे पास लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स दोनों हो सकते हैं, यानी सजीव ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, निर्जीव ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो सजीव ऑब्जेक्ट के अंतर्गत जो पूछे जाते हैं, सजीव ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा प्रोनाउन, प्रोनाउन और व्यक्ति नाउन, और निर्जीव ऑब्जेक्ट के अंदर आती है थिंग्स, है ना। तो आई माई, मी, वी ओवर अस, यू ओवर यू, ही हिज हिम, सी हर, इट इट्स इट, दे देयर देम, दे देयर देम। ये हो गई प्रोनाउन टेबल। अब इसके अंदर एक चीज़ और है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। वो याद रखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पर थर्ड पर्सन में ये सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि ये जो हमने कॉलम लिखा है ही हिज हिम, ये कॉलम हमारा केवल और केवल पुल्लिंग के लिए काम आने वाला है, यानी मैस्कुलाइन जेंडर के लिए काम आने वाला है। और दूसरी चीज़ जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि दूसरी चीज़ हमारे पास दूसरा जो कॉलम है सी हर, ये वाला जो कॉलम है ये हमारे पास प्रोनाउन बदलते समय एग्जाम्पल के अंदर स्त्रीलिंग के लिए काम आएगा। ये वाला जो कॉलम है ये हमारे पास नपुंसकलिंग के लिए काम आएगा। और ये वाला जो कॉलम है जब वाक्य में हमारे पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बहुवचन का होगा, प्लूरल होगा, बहुवचन का होगा, प्लूरल का होगा, तो हमारे पास इस प्रकार का सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन यूज किए जाएंगे। तो इन्हें आपको याद रखना है। हिंदी में बता देता हूँ इनकी। आई का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है मेरा, माई मेरा मेरी, मी का मतलब होता है मुझे, ठीक है। वी का मतलब होता है हम, ओवर का मतलब होता है हमारा हमारी, अस का मतलब होता है हमें, यू का मतलब होता है तुम, योवर का मतलब होता है तुम्हारा, और फिर इस यू का मतलब होता है तुम्हें, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आएगा। ही का मतलब होता है वह, हिज का मतलब होता है उसका उसकी, और हिम का मतलब होता है उसे, पुल्लिंग के लिए। सी का मतलब होता है वह, हर का मतलब भी उसका उसकी, और इस हर का मतलब भी उसे होता है। यहाँ पर दो हर है तो समझ जाइए, यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में आने वाला पोसेसिव फॉर्म के बाद, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में आने के बाद पोसेसिव फॉर्म में हर आता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी हर आता है। तो इसका मतलब ये तो मेन वर्ब के बाद होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, ठीक है। और ये जो है कभी भी अकेला नहीं आएगा, इसके साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, वर्ड या फ्राज, ठीक है। इट मानी होता है ये है, इट्स यानी होता है इसका इसकी, और इट मानी होते हैं इसे, दे यानी होते हैं वे, देयर यानी होता है उनका उनकी, और देम यानी होता है उन्हें, देम यानी उन्हें। तो इस प्रकार से इनका ये हिंदी रूपांतरण है, जिनका आपको भावार्थ बिल्कुल पूरी तरीके से याद रखना है। अब मैं आपके सामने कुछ नोट लिख रहा हूँ, तो मतलब समझो कि ये प्रोनाउन को आरएस और आरवी में, आरएस में तो ये आएंगे, ये चार्ट के जितने भी प्रोनाउन है किस में आएंगे, आरएस में, रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे, लेकिन बदले किसके अनुसार जाएंगे, आरवी के अनुसार। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 मैंने लिखा है कि यदि आरएस के वाक्य में, आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, यदि आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई, माई, मी, वी, ओवर, अस। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, माई, मी, वी, ओवर, अस आते हैं यदि आरएस के वाक्य में, यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर
इन्वर्टेड कोमा के अंदर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, माई, मी, वी ओवर अस आते हैं, इनमें से कोई सा भी एक आ जाए, आते हैं, तो आरवी, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से यानी कर्ता, कर्ता से बदला जाता है, बदला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आरएस के वाक्य में, रूल है, नोट है, यदि आरएस के वाक्य में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, माई, मी, वी ओवर अस आता है तो आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब के, आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदला जाता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद लिख रहे हैं हम दूसरा नोट। इसके बाद हमारे पास दूसरा नोट है। तो दूसरा नोट हमारे पास क्या कह रहा है? दूसरा नोट कह रहा है यदि आरएस के वाक्य में, बात वही है, आरएस के वाक्य में मतलब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य, मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला मतलब बड़ा वाला वाक्य जो दिया गया है, यानी मेन जो बातें कही गई है। यदि आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं? यू, योवर, यू। कौन कौन से हैं? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योवर, यू आते हैं, यू, योवर, यू आते हैं, तो इन्हें आरवी के कौन से? आरवी के यानी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला छोटा वाला, आरवी के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट यानी क्रम से बदला जाता है, बदला जाता है। ध्यान रखने की बात है कि यदि आरएस के वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस के वाक्य में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योवर, यू, यू, योवर, यू, यू, योवर, यू, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योवर, यू आते हैं तो इन्हें आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी क्रम से बदला जाता है। ध्यान रखने की बात है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर का नोट है, नोट नंबर 3, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ये पूरा, थर्ड पर्सन के अंदर ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, दे, इज, ये पूरा का पूरा कॉलम क्या है? थर्ड पर्सन का है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी कि लिख लीजिए आप ही, सी, इट, दे, और इसके साथ में डॉट 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 लिख रहा हूँ, यानी कि ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और बहुवचन के कोई भी प्रोनाउन आते हैं थर्ड पर्सन, नो चेंज, नो चेंज नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आरएस के वाक्य में, अगर आरएस के वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में तीसरे पर्सन के, थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आता है तो वो नहीं बदला जाएगा। ठीक हो गई क्लियर? अगर आपको और भी इसे बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि अगर आपके समझ में नहीं आ रहा, आप पूछे गुरुजी 2 यू आ रहे हैं, गुरुजी 2 यू आ रहे हैं, तो 2 यू को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो आप समझना, इस यू का मतलब मैंने क्या लिख रखा है? सब्जेक्ट फॉर्म। क्या लिख रखा है? सब्जेक्ट फॉर्म लिख रखा है। तो मतलब ये वाला जो यू है, 1 नंबर वाला यू कहाँ पे आएगा? सब्जेक्ट के रूप में। ये लिख रखा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में जब मेन वर्ब के बाद दिया जाए तो ये कौन सा होगा? तीसरे नंबर वाला यू होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म का होगा। तो इस प्रकार से ये प्रोनाउन की टेबल है, इसको आप याद रखना। अब मेरे हर 2 है हमारे पास, तो ये वाला हर है जो किसमें आएगा? कर्म के रूप में, यानी मेन वर्ब के बाद आएगा। तो आराम से आप देख लीजिए, यानी कि नरेशन के अंतर्गत जब हम प्रोनाउन चार्ट पढ़ेंगे तो प्रोनाउन चार्ट के अंदर ये जितने भी प्रोनाउन लिखे हुए हैं हमने टेबल के पास, ये सारे के सारे प्रोनाउन हमको आरएस के वाक्य में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? आरएस के वाक्य में मिलेंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में मिलेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में मिलने के बाद नियम ये कहता है कि यदि आरएस के वाक्य में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, माई, मी, वी ओवर अस होता है तो हम उसे किससे बदलते हैं? आरवी के सब्जेक्ट से। आरवी के सब्जेक्ट यानी छोटे वाक्य में आरवी के वाक्य में दिए गए कर्ता के अनुसार अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योवर, यू, यानी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योवर, यू
टू आते हैं तो आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब की किससे बदलते हैं हम, ऑब्जेक्ट से यानी कर्म से बदलते हैं, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। और इन्हीं सभी चीजों को मैं एक छोटी सी चीज के लिए छोटे से सूत्र में निचोड़ के अंदर रख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 1 2 3 SON, ये सूत्र है इसका, क्या है सूत्र है, इसको याद रखिएगा 1 2 3 SON। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, एस का मतलब सब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, ओ मतलब ऑब्जेक्ट से, और थर्ड का मतलब तीसरा पर्सन, एन का मतलब नो चेंज। तो आप इसको याद रखोगे, आपको थोड़ा बेसिक्स याद ये रहेगा तो आपको क्लियर दिमाग में अपने आप होगी कि 1 2 3 SON, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब लिखते हैं हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, अब लिखे हुए हैं हमारे सामने एग्जाम्पल। जो अभी हमने पढ़े हैं प्रोनाउंस रिलेटेड टेबल जो पढ़ी है, उस टेबल को हम और अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं किस प्रकार से हमें सीखना है। तो उसे पढ़ने के बाद हमारे पास एग्जाम्पल लिखे हैं 3, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं। इन तीनों एग्जाम्पलों को जब हम लिखेंगे तो लिखने के बाद आप एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो। अब मैं कुछ बारीकियाँ बता रहा हूँ, कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की, उन्हें आप ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला बेसिक्स का रूल जो है हमारे पास है, सेंटेंस को पढ़ो, क्योंकि दो चीजें सबसे ज्यादा डिपेंड करती है किसी भी जो भी बात कही गई है, एक तो सेंटेंस और एक टेंस, एक तो सेंटेंस और एक टेंस। क्योंकि अपन को जब आगे वाक्य जब हल करना है तो टेंस की भी पहचान करनी पड़ेगी और सेंटेंस भी पहचानना पड़ेगा। क्यों पहचानना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास सिलेबस में आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और जो बोर्ड एग्जाम जो किसी विद्यालय स्तर की जितनी भी कक्षा होती है वहाँ पर ये एक सीमित समय तक न होकर, सीमित स्तर तक न होकर के बड़े लेवल पर तक है, जहाँ पर सिंपल से लेकर के एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस के और उसके बाद भी लेटेस्ट वाले सेंटेंस तक के भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो ऑन फोन और मोबाइल वाले भी दे दिए जाते हैं। तो उनको आपको पहचान करना पड़ेगा। तो पहचान का सबसे बेसिक तरीका क्या रहेगा? पहचान होगी यहाँ से। कहाँ से होगी पहचान? यहाँ से। यानी ये वाक्य हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है हमारे पास RS। क्या है? RS। इसकी पहचान अगर हो गई तो आपका 50% का सेंटेंस हल हो गया। अब देखो कैसे, अब कुछ बेसिक्स और भी हैं उनको हम फॉलो करते हुए वाक्यों को हल करेंगे। तो सबसे पहले पहला बेसिक क्या है कि सेंटेंस को पढ़ो। जितने क्लोज दिए हैं क्लोज को पढ़ो। तो राम सेड टू हीरा, ठीक। उसके बाद है यू आर वॉशिंग क्लोथ्स टुडे। यू आर वॉशिंग, तुम धो रहे हो, क्लोथ्स यानी कपड़े, टुडे यानी आज, तुम आज कपड़े धो रहे हो। तो सबसे पहले हम इस वाक्य को हल करेंगे, उसके बाद हम इस वाक्य को हल करेंगे। तो आरवी का वाक्य यानी क्या है हमारे पास? ये है आरवी का वाक्य है, रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है। जो हमें टेबल में RS और RV की जो हम जिक्र कर रहे थे, तो RS और RV में ये जो इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला होता है ये RS और ये होता है बाहर वाला RV। तो आप समझो इसको हल करने के लिए हमें इसको पहचानना पड़ेगा। अब इसको क्या पहचानेंगे? यहाँ पर हमको टेंस पहचानना है। क्या पहचानना है? टेंस। और क्या पहचानना है? सेंटेंस। पहली चीज तो सेंटेंस में क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा हम क्या पहचानेंगे यहाँ पर कि टेंस कौन सा है? तो टेंस पहचाना जाता है किससे? या तो उसका कीवर्ड दिया हो, अगर कीवर्ड नहीं है तो आप उसे पहचानो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वाज वर्ब प्लस क्रिया में आईएनजी, कीवर्ड भी दिया गया है, टुडे जो वर्ड है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। वाज वर्ब प्लस क्रिया में आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, आ जाओ इधर। तो सबसे पहले ध्यान देना, आरवी का कोई सब्जेक्ट कभी भी नहीं बदला जाएगा। अगर वाक्य में सेड या सेड दिया गया है तो सेड अगर आता है, सिंपल का फॉर्मूला क्या कहता है? सिंपल का फॉर्मूला कहता है कि अगर वाक्य में सेड आता है तो सेड का सेड ही रहेगा, और सेड टू आता है प्रीपोजिशन तो उसको टोल्ड में बदल दिया जाता है। टोल्ड में बदल दिया जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत अगर खाली सेड आता है, यानी आरवी के वाक्य में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब दी गई है और आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो केवल सेड का सेड में ही बदला जाएगा। और सेड के बाद टू प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वह टोल्ड में बदला जाएगा। तो सेड टू आया हमारे पास, तो हम किस में बदलेंगे? टोल्ड में। लिख दिया। ऑब्जेक्ट आरवी का कभी नहीं बदला जाता है, लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है? इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है, कनेक्टिविटी यूज करनी है, कंजक्शन यूज करना है। कनेक्टिविटी यूज करनी है मतलब कंजक्शन यूज करना है। तो कंजक्शन यूज करने के लिए ध्यान देना,
अलग अलग सेंटेंसेज में अलग अलग कंजक्शन। मैंने क्यों बताया सेंटेंस की पहचान, कि सेंटेंस का मतलब है इस सेंटेंस को पहचानोगे उसी हिसाब से यहाँ पर कंजक्शन लगेगा। जैसे सिंपल आता है तो सिंपल में लगता है दैट, सिंपल में क्या लगता है दैट। तो सिंपल की कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, सिंपल का कनेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा, सिंपल का कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा दैट। क्या हो जाएगा दैट। क्लियर, दो चीजें हो गई सिंपल में। जब सिंपल सेंटेंस हल करेंगे तो से खाली सेड आता है विदाउट ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे सेड का सेड, और सेड के बाद टू प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट आता है तो बदलेंगे टोल्ड में। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव यूज करेंगे सिंपल में कौन सा दैट। ठीक, अब आ जाओ आगे क्या दिया गया है यू। तो यू को पहचान जाओ, यू क्या है, यू प्रोनाउन है, यू क्या है प्रोनाउन है। अब अपन को ये भी पता होना चाहिए कि यू कौन सा प्रोनाउन है, कौन से पर्सन के अंतर्गत होता है। मैंने बताया पर्सन में बांटे गए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यू जो प्रोनाउन आता है वो किस में आता है, सेकंड पर्सन में। किस में आता है, सेकंड पर्सन में आता है। अब सेकंड पर्सन में आता है तो मैंने ये लिखा है कि जब यू ओवर यू आता है, सेकंड पर्सन जब आता है तो सेकंड पर्सन किससे बदला जाता है, आरवी के ऑब्जेक्ट से, आरवी के ऑब्जेक्ट से। और आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हीरा। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हीरा, मतलब पुरुष नाम। तो पुरुष नाम आ गया हमारे पास हीरा, तो हीरा को हम क्या मानते हैं, पुरुष। पुल्लिंग के लिए हम क्या मानते हैं, प्रोनाउन ही। पुल्लिंग के लिए क्या मानते हैं, ही। और कौन सा प्रोनाउन है हमारे पास, यू। तो यू को बदलना है तो यू की 3 फॉर्म लिख करके चेक कर लो ऐसे, यू ओवर यू। किससे बदलना है, हीरा। हीरा क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग मतलब ही। तो ही की भी 3 फॉर्म लिख लो आप यहाँ पर, ही, हिज, हिम। सब्जेक्ट, पोसेसिव, ऑब्जेक्ट, 3 फॉर्म में लिखने हैं अपन को। तो सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ मिलान करो तो आपका उत्तर क्या आ गया, ही आ गया। उसके बाद टेंस भी बदलने हैं। सब इजेमार प्लस क्रिया में आईएनजी आ रहा है, तो इजेमार को किसमें बदला जाता है, वाज वर्ब में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वाज और WASHING वाशिंग, फिर उसके बाद CLOTH क्लोज। और टुडे आता है समय दूरी संबंधी परिवर्तन में, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से टाइम और डिस्टेंस का चेंज होता है। तो टुडे को हम बदलते हैं दैट डे, किसे बदलते हैं, दैट डे। क्लियर, सिंपल। तो सिंपल के अंतर्गत ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि सेड आता है तो सेड में, सेड टू आता है तो टोल्ड में, और कनेक्टिव वर्ड दैट आता है। प्रोनाउन आते हैं तो प्रोनाउन को सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव फेज मिलाने के साथ ही उसका आंसर लिखेंगे। दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं। हमारे पास लिखा है कविता सेड, क्या लिखा है, कविता सेड माय मदर विल गिव यू ए पेन, माय मदर विल गिव यू ए पेन। तो यहाँ पर सबसे पहले आदि का वाक्य हल करेंगे। तो कविता के स्थान पर मैंने क्या लिखा है, कविता। कविता के स्थान पर क्या लिखा है, मैंने कविता लिखा है। सेड, खाली सेड आया है, ऑब्जेक्ट नहीं है टू लग करके प्रीपोजिशन के साथ, तो सेड का सेड ही लिखेंगे। और दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, कनेक्टिविटी। वाक्य सिंपल है, फुल स्टॉप सब्जेक्ट से शुरू करके, तो कनेक्टिविटी आ जाएगी हमारे पास दैट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आया है, माय मदर। अब कंफ्यूज होने का चांस यहाँ पर ज्यादा है। माय मदर का मतलब, माय मदर का मतलब स्त्रीलिंग सी मत समझिए। माय मदर का मतलब सबसे पहले तो प्रोनाउन पाइए मदर पर। मदर वर्ड पढ़ने से पहले आप माय को पढ़ो। माय कौन सा पर्सन है, आई, माई, मी, वी, ओवर, अस, क्यों कौन से पर्सन में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। कौन से में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में। आई, माई और मी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अब फर्स्ट पर्सन का हमने क्या लिखा है, नोट नंबर 1 टेबल के बाद, कि अगर आई, माई, मी, वी, ओवर, अस आता है आर एस के बाद में यहाँ पर, तो आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे। तो आर वी का सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, कविता। आर वी का सब्जेक्ट क्या है, कविता। तो कविता नाम क्या है, स्त्रीलिंग। कविता नाम क्या है, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग की तीनों फेज लिखेंगे हम, सी, हर, हर। अब हमारा देखो हमारे पास क्या है, माई। तो माई वाला फेज हमारा आंसर होगा, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। अब उसके बाद हम मदर लिखेंगे। टेंस दिया गया है विल, विल से आता है, किसमें बदलते हैं, विल का पास्ट क्या होगा, वुड। अब पास्ट को विल का पास्ट क्यों कर रहे हैं, ये यहाँ पास्ट है, सेड पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, तो पूरा सेंटेंस ही लिखना है। अब इसको क्लोज को हटा करके हम किस में बदल रहे हैं, क्लोज को हटा करके हम सेंटेंस बदल रहे हैं। तो विल को किस में बदल देंगे, वुड में। गिव का क्या लिखेंगे, गिव। उसके बाद क्या आ गया, यू। उसके बाद क्या आ गया, यू। यू कौन सा पर्सन आ गया भाई, यू आ गया हमारे पास सेकंड पर्सन। यू हमारे पास कौन सा पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन आ गया। वही वाली बात, सेकंड पर्सन आ गया। अब सेकंड पर्सन यू आ गया, तो यू की फेज ओवर। लेकिन हमने बताया नोट नंबर 2 में टेबल के बाद लिख रखा है कि सेकंड फेज यू ओवर यू आने पर
आरवी के ऑब्जेक्ट से बदला जाता है, आरवी के ऑब्जेक्ट से बदला जाता है। आरवी के पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, आरवी के पास ऑब्जेक्ट भी नहीं है, आरवी के पास क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आरवी के पास ऑब्जेक्ट ना होने की स्थिति में हमको एक नोट याद रखना है। वो नोट क्या याद रखना है, यदि सेकंड पर्सन बदलते समय सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदलते समय, यदि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदलते समय आरवी के वाक्य में, आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपनी तरफ से मी मान सकते हो, हिम मान सकते हो, हर मान सकते हो, यू मान सकते हो, देन मान सकते हो। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव फेज मान सकते हो, ऑब्जेक्टिव फेज का कोई भी प्रोनाउन मान सकते हो, ऑब्जेक्टिव फेज का कोई भी प्रोनाउन मान सकते हो। और आपकी सुलभता के लिए सबसे अच्छा वर्ड जो मैं बता रहा हूँ उसका नाम है मी। आप क्या मानोगे यहाँ पर, मी मानो आप, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन पे आ जाता है। तो यू, आप देखो यू की 3 फेज है और अपन ने क्या माना है, ऑब्जेक्टिव फेज यहाँ पर मी माना है। तो मी की 3 फॉर्म में होती है, आई, माई, मी होती है मी। अब तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यू कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का। तो मी की तीसरी फॉर्म क्या आती है, मी, ए, पेन। क्लियर, बिल्कुल इजी, बहुत इजी है, बिल्कुल 10% दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी इजी बहुत है। बशर्ते आपको टेंस टेबल याद होना जरूरी है, आपको प्रोनाउन टेबल याद होना जरूरी है। और इससे आगे वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टाइम और डिस्टेंस से संबंधित एक चार्ट, वो आपको याद होना जरूरी है। और कुछ बेसिक से रूल, जैसे सिंपल सेंटेंस का क्या होता है, इंट्रोगेटिव का क्या होता है, इंपेरेटिव का क्या होता है, और उसके अलावा अन्य प्रकार के वाक्यों का रूल्स क्या होते हैं। तो उन रूल्स को समझते जाओ, बेसिक को फॉलो करते जाओ, चार्ट को फॉलो करते जाओ, सॉल्यूशन अपने आप आगे से आगे बनता चला जाएगा। आगे आ जाओ, एक और एग्जांपल है हमारे पास, लास्ट तीसरे नंबर का एग्जांपल अब हम देख रहे हैं कि तीसरे नंबर के एग्जांपल में हमारे पास आरवी का वाक्य लिखा गया है। आरवी के वाक्य में है यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, तुमने मुझसे कहा। तो आरवी के वाक्य में यू, आरवी का सब्जेक्ट नहीं बदला जाता है, सेड टू वर्ब आ रही है, तो सेड टू सिंपल, सेड टू कहां से बदली जाएगी, मोनिका वाज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास, मोनिका कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रही थी। अब देख लीजिए वाक्य सिंपल सेंटेंस में है, तो सिंपल में क्या करते हैं, सेड या सेड टू को टोल्ड में। यहाँ पर तुम गुरुजी कहोगे गुरुजी यहाँ टोल्ड लिख दिया, यहाँ सेड ही लिखा है, तो अपन को क्या करना है, टोल्ड का मतलब मैंने क्या बताया था, सेड के बाद टू प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट आता है तो क्या करेंगे, टोल्ड। ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो क्या करेंगे, सेड का सेड। उसके बाद क्या लिखेंगे, मी, कनेक्टिविटी यूज करेंगे, दैट। गुरुजी दैट क्यों लिखा है, दैट के अलावा और कोई वर्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि आगे दिया गया आरएस का वाक्य साधारण वाक्य में है। मोनिका नाम आता है आरएस के वाक्य में, तो नाम कभी नहीं बदलता है, प्रोनाउन नहीं बदले जाते हैं, नाम नहीं बदले जाते हैं। ध्यान रखना, टेंस टेबल के बाद जो मैंने प्रोनाउन टेबल बताया है उसमें केवल प्रोनाउन को बदलना बताया है, नाउन को बदलना नहीं बताया। मोनिका नेम है, नेम ऑफ नाउन है, तो यहाँ पर नाउन नहीं बदली जाएगी। वाजवर प्लस क्रिया में आईएनजी का मतलब, वाजवर प्लस क्रिया में आईएनजी, हैड बीन, क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा। और हैड बीन के बाद लिखेंगे हम टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। ऑब्जेक्ट दिया गया है हमारे पास इंग्लिश, और उसके बाद है इन द क्लास। क्लियर। तो इस प्रकार से किसी भी कोई भी सेंटेंस हो जो प्रोनाउन से रिलेटेड है तो उस प्रकार के हम लिख सकते हैं। और प्रोनाउन को आज बदलना बहुत ज़्यादा आसान है, अभी मैंने बताया, बस कुछ बेसिक्स फॉलो करने हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलने हैं। और भी किसी प्रकार की अगर आपको कोई परेशानी इस टॉपिक से रिलेटेड आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। आप लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, लेकिन एक बार पढ़ने, एक बार समझने के बाद आप दोबारा लिखना शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा। साथ के साथ लिखते भी रहा करें, और इससे भी अधिक और भी ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में छोटी और बड़ी जानकारियों के साथ मैं वापस आपके लोगों के साथ लाता रहूँगा। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें कि किस प्रकार की वीडियो रही, और दिव्या क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बढ़ाएं। थैंक यू।